हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी क्यों है। उसके बाद वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, ये देखेंगे। उसके बाद एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के जरिए ये समझते हैं कि वेक्टर्स को पढ़ना ज़रूरी क्यों है। मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर एक चौराहा है। मान लीजिए कि ये एक चौराहा है कुछ इस तरीके से, और इस जगह पर मान लीजिए एक ठेला खड़ा हुआ है। ठेला, ठीक है। अब एक बच्चा है, मान लीजिए, जिसका नाम है चिंटू। चिंटू, उसको इस ठेले के पास में पहुंचना है। तो उसने इस रोड पर खड़े हुए एक दूसरे व्यक्ति, मान लो जिसका नाम था चिंटू, तो इस चिंटू को इस ठेले के पास में पहुंचना था। तो उसने इस चिंटू से पूछा कि भाई ये बताइए कि ठेला कहाँ पर है। तो चिंटू ने कहा कि तुम 3 किलोमीटर दूर चले जाइए तो तुम्हें वो ठेला मिल जाएगा। मान लीजिए ये जो लेंथ है ये आपकी 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर, ये आपकी 2 किलोमीटर है, और इधर आपकी ये भी मान लीजिए 1 किलोमीटर है, 2, और ये भी आपकी मान लीजिए ये भी आपकी 2 किलोमीटर है। तो इस चिंटू ने चिंटू से बोल दिया कि तुम 3 किलोमीटर दूर चले जाइए तो आपको वो ठेला मिल जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या चिंटू ने चिंटू को ठेले का एग्जैक्ट पता बता दिया कि ठेला कहाँ पर है? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ये चिंटू जब चलना स्टार्ट करे तो ये 1 किलोमीटर ऐसे और 2 किलोमीटर ऐसे चला जाए, या हो सकता है वो 3 किलोमीटर सीधा का सीधा चला जाए। यानी आप समझ सकते हैं कि चिंटू ने चिंटू को डायरेक्शन ना बता करके कितनी बड़ी गलती की। तो आपको यहाँ से ये एक आइडिया लगा होगा कि कुछ कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनके लिए डायरेक्शन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि इस क्वांटिटी में, जैसे कि अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूँ तो इसकी पोजीशन बताने के लिए ये ज़रूरी था, चिंटू को बोलना चाहिए था कि तुम 1 किलोमीटर सीधे चले जाओ और फिर 2 किलोमीटर अपने राइट चले जाना, तो वो इस ठेले की एक डायरेक्शन बता देता। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कुछ कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। इसी बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 भागों में बांट दिया, एक है वेक्टर्स और एक हैं स्केलर्स। तो देखिए क्या है वेक्टर्स और स्केलर्स। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज को डायरेक्शन के बेस पर 2 भागों में बांट दिया। एक थी आपकी वेक्टर क्वांटिटी और दूसरे थे आपके स्केलर्स। वेक्टर क्या होते हैं? वो क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब समझ रहे हो? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू और कोई प्लस यूनिट। यानी कि जैसे कि मैं मास की बात करूं, 2 किलोग्राम मास, तो 2 किलोग्राम क्या है? एक यूनिट है, जहां पर 2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और किलोग्राम एक यूनिट है, तो उसको हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, तो वेक्टर उन्हें बोला जाता है जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और जिनके पास डायरेक्शन होती है, एंड जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करती हैं। ओबेस वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, यानी वो क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड है और जिनके पास डायरेक्शन है और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं, तो उन क्वांटिटीज को हम
वेक्टर बोलेंगे, जैसे कि पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, इन सभी क्वांटिटीज़ के पास डायरेक्शन होती है, इसीलिए हम इनको वेक्टर बोलते हैं। अब स्केलर्स क्या होती हैं? स्केलर्स वे क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो जिन क्वांटिटीज़ के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है उन क्वांटिटीज़ को हम स्केलर्स बोलते हैं। यानी स्केलर्स कौन सी क्वांटिटी हैं? जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड है, उन क्वांटिटीज़ को हम स्केलर्स बोलते हैं। ठीक है, अगर इनकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन देखते हैं। वेक्टर्स द क्वांटिटीज which have both magnitude and direction and it obeys vector law of addition, यानी वो क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं, उन क्वांटिटीज को हम वेक्टर बोलते हैं। देखिए, यानी वेक्टर होने के लिए जरूरी है कि उनके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन होनी चाहिए और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, तभी आपकी क्वांटिटीज एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये तीसरा वाला पॉइंट, यानी कि जब एक क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगी उसी सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि वो एक वेक्टर है। हो सकता है कि कोई क्वांटिटी ऐसी हो जिसके पास डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, लेकिन फिर भी वो एक वेक्टर ना हो। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेक्टर्स के लिए वो ये है कि अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी तो वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन फिर भी वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी होगा 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, और उसकी डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की फ्लो के अपोजिट। यानी अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी वो बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ होगी। यानी इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। मान लीजिए कि अगर इस वायर में 3 एम्पियर का करंट आ रहा है और इस वायर में 4 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो ये जो वायर होगा यहाँ पर 7 एम्पियर का करंट निकलेगा। ठीक है, स्केलर स्केलर क्या होती हैं? देखिए, द क्वांटिटीज which have only मैग्नीट्यूड, यानी वो क्वांटिटीज जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, आर कॉल्ड
स्केलर्स, उन्हें स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मास, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये सभी क्या है, ये सभी आपकी स्केलर क्वांटिटीज हैं, क्योंकि इनके पास केवल मैग्नीट्यूड है। मैं मास की बात करूं तो मैं केवल बोल सकता हूं 2 किलोग्राम मास, और इससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि मैं यहाँ पर, यानी आपको क्वांटिटी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। यानी इस क्वांटिटी के लिए आपको किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए ये सभी क्वांटिटीज़ क्या हैं, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी हैं। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो देखिए, एक वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन सेगमेंट के ऊपर इस तरीके से एक एरो लगाते हैं। यानी अगर हम किसी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम लाइन सेगमेंट के ऊपर इस तरीके से एक एरो लगा देंगे, तो ये चीज़ एक वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेगी। जहाँ पर ये जो आपका पॉइंट है इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, या इसको हम टेल भी बोलते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, या इसको हम हेड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो आपकी लाइन सेगमेंट की ये जो लेंथ है, ये लेंथ प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड के, यानी कि ये लेंथ जितनी बड़ी होगी आपका मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर लेंथ कम होगी तो मैग्नीट्यूड उतना ही कम होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारी जो वेलोसिटी है, मान लो अगर वो 2 मीटर पर सेकंड है, अगर मैं उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इतने लेंथ के लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जब मैं 4 मीटर पर सेकंड इस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करूँगा तो मैं क्या करूँगा, ये जो लाइन सेगमेंट है मैं इसको इसकी लेंथ का 2 गुना ड्रॉ करूँगा। तो ये चीज़ ये शो कर रही है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो इसकी रेस्पेक्ट में 2 गुना है। अब देख सकते हो यहाँ पर इसको मैंने छोटा बनाया है और यहाँ पर इसको बड़ा, क्योंकि जो लेंथ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड के। ठीक है, अगर किसी भी क्वांटिटी को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल उसके ऊपर इस तरीके से एक एरो लगा देंगे। जैसे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब हम उसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो उसके ऊपर हम इस तरीके से एक एरो लगा देंगे। जैसे कि वेलोसिटी है, अगर हम वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेलोसिटी के ऊपर इस तरीके से क्या करेंगे, एरो लगा देंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वांटिटी इस तरीके से लिखी हुई दिख जाए तो आप समझ जाना कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वहीं पर अगर हम वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड की बात करें, उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है उस पर अगर हम इस तरीके से मोड लगा दें तो ये चीज़ उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है।